प्रेम कार ड्राइव कर रहा था। प्रेम के साइड में कबीर बैठा था और कार के बैक साइड सीट पर अभय और रूही बैठे हुए थे। रूही कार की विंडो से बाहर की सड़कों को देख रही थी। उसको बाहर का नज़ारा देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। पूरे रास्ते में सड़क के किनारे किनारे पेड़ ही पेड़ लगे हुए थे, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। कभी कभी रास्ते में बड़े बड़े पार्क और गार्डन्स भी आ जाते थे और कभी कभी मार्केट आने लगती थी, जिस पर रूही दुकानों को देखने लगती थी। रूही तो बस बाहर की खूबसूरती को निहारे जा रही थी। ये सब देखकर वह बहुत ही एक्साइटेड और खुश लग रही थी, क्योंकि उसको चंडीगढ़ शहर का नज़ारा कार से देखने पर भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। चंडीगढ़ शहर है ही इतना खूबसूरत, जिसकी खूबसूरती में हर कोई खो जाए। रूही पहली बार ही चंडीगढ़ आई थी। रूही ने एक्साइटेड होते हुए अपने साइड में बैठे हुए अभी से पूछा, सर यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं ना। पूरे रास्ते पर पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं। सच में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अभय ने रूही की तरफ प्यार से देखा। उसको रूही बहुत ही मासूम सी लगी, इसलिए उसने रूही को बताते हुए कहा, हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता है कि चंडीगढ़ को ग्रीन सिटी कहा जाता है। ये एक प्लान सिटी है। फिर प्रेम, कबीर और अभय तीनों मिलकर चंडीगढ़ शहर के बारे में रूही को बताने लगे, जैसे रोज गार्डन आदि। रूही एक्साइटमेंट के साथ उन तीनों की बातें सुन रही थी और चंडीगढ़ शहर के बारे में बताते बताते ही वे सब मॉल पहुंच गए। जब उनकी गाड़ी मॉल के बाहर जाकर रुकी, तो वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे वे उस कार को ही देखने लगे, क्योंकि ये कार बहुत महंगी थी। रूही जो कार की विंडो से बाहर का नज़ारा देख रही थी, वह अब उन लोगों को देखने लगी। और जब प्रेम ने गाड़ी को पार्क किया, रूही कार से उतरी तो सब लोगों की नज़रें उन चारों पर ही टिकी हुई थी। रूही को सब लोगों का खुद को ऐसे घूरना अच्छा नहीं लग रहा था, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो तब उसको समझ आया कि सब लोग उनको ऐसे क्यों देख रहे हैं। रूही को ये तो नहीं पता था कि वह कौन सी कार है, पर उसको इतना ज़रूर पता था कि ये बहुत महंगी कार है। फिर रूही की नज़र सामने बड़े से मॉल पर गई। मॉल को देखकर उसकी आंखें चमकने लगी, क्योंकि यह मॉल कोई छोटा मोटा मॉल नहीं था। यह चंडीगढ़ का सबसे महंगा, सबसे बड़ा मॉल था। जो बाहर से इतना अट्रैक्टिव लग रहा था, तो अंदर से कैसा होगा। रूही का अंदर जाने का मन करने लगा। मॉल के सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, आई लव चंडीगढ़। रूही की नज़रें मॉल पर थी और उन तीनों की नज़रें रूही पर। उन तीनों को रूही कितनी एक्साइटेड होते हुए बहुत ही प्यारी और मासूम लग रही थी। प्रेम, अभय और कबीर रूही को लेकर मॉल के अंदर एंटर हुए। मॉल के बड़े से गेट पर दो गार्ड्स खड़े हुए थे। उन दोनों ने उन्हें देखकर ग्रीट किया। मॉल के सामने आते हुए एक शख्स की नज़र उन तीनों दोस्तों पर पड़ी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उस इंसान की आंखों में चमक आ गई और वह हैरान नज़रों से उन तीनों को देखने लगा। वह जल्दी से उनके पास आया और उन्हें ग्रीट करते हुए बोला, सर आप यहाँ। सर, आने से पहले बता दिया होता, हम मॉल खाली करवा देते। उन तीनों ने उसकी बात का जवाब कहा, कोई बात नहीं। फिर प्रेम ने रूही की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा, मैडम को पूरा मॉल दिखाइए। वह आदमी यस सर बोलकर चला गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही थी और उसका खुश होना बनता भी था, क्योंकि सबको पता था कि यह तीनों कोई आम हस्ती नहीं है। यह तीनों बहुत बड़ी हस्तियां हैं, जिसमें से एक प्रेम आहूजा था, जो इंडिया के बेस्ट होटल्स का मालिक था। द आहूजा होटल्स पूरी इंडिया में मौजूद थे। दूसरा खुद अभय सिंघानिया था, जो द ब्यूटी कंपनी का सीईओ था। तो तीसरे का क्या कहना, कबीर कपूर, जो एक खुद कपूर फैमिली का इकलौता वारिस था। उस आदमी ने रूही की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचा, यह मैडम कोई आम लड़की नहीं है। इतने बड़े बड़े लोगों के साथ ये लड़की आई है, तो फिर यह भी कोई आम लड़की नहीं हो सकती। देखते ही देखते 5 मिनट के अंदर ही अंदर पूरा मॉल खाली करवा दिया गया, ताकि वह लोग आराम से शॉपिंग कर सकें। पर एक लड़की की नज़र होटल से बाहर निकलते टाइम उन चारों पर पड़ी।
होटल से बाहर जाते जाते भी वह लड़की रूही को बस घूरे जा रही थी। अगर उसके बस में होता तो वह रूही को अपनी आंखों के देखने पर से ही मार देती, पर अफसोस वह ऐसा नहीं कर सकती थी। इसलिए वह रूही के लिए अपनी नज़रों में घृणा लिए होटल से बाहर निकल गई। अब बस मॉल का स्टाफ ही रह गया था। 10-15 सेल्स गर्ल्स और बॉयज रूही के पीछे पीछे घूमने लगे। एक तरफ रूही को बहुत अच्छा भी लग रहा था, दूसरी तरफ वह थोड़ी नर्वस भी हो रही थी। ऐसा पहली बार था कि रूही के लिए इतना बड़ा आलीशान मॉल खाली करवा दिया गया हो और इतने लोग उसको सामान दिखा रहे हो। मैम ये देखिए, ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा, आप कितनी खूबसूरत हो। ऐसे बोलते हुए वे रूही की बस तारीफ ही कर रहे थे। रूही को बहुत ऑकवर्ड सा फील हो रहा था। कुछ ही टाइम में रूही ने अपने लिए कुछ सूट सलवार, फ्रॉक सूट और प्लाजो सूट पसंद कर लिए। रूही इन चारों के ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए उसने कम ही कपड़े लिए थे। रूही को अपने घर से बाहर कपड़े चेंज करना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने चेंजिंग रूम का यूज़ नहीं किया और फिर वह उन तीनों बिलियर्ड्स फेमस बॉयज़ के साथ मॉल से बाहर निकल गई। पर अभी भी दो आंखें रूही को ही घूर कर देख रही थी और ये वो ही लड़की थी जो रूही को मॉल से बाहर निकलते हुए भी घूरे जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे वे रूही का ही बाहर आने का इंतज़ार कर रही हो। और फिर उस लड़की के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। रूही ने उन तीनों को देखते हुए कहा, सर अब घर चलते हैं हम। रूही की बात सुनकर प्रेम ने कहा, मिस रूही आपको हमें सर बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम थोड़े ही आपके सर हैं। आपका सर तो नील है। जिस पर बाकी के दो लोगों ने भी प्रेम की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ प्रेम बिल्कुल ठीक बोल रहा है, आप हमें हमारे नाम से भी बुला सकती हैं। जिस पर रूही ने स्माइल करते हुए प्रेम की बात का जवाब देते हुए कहा, तो फिर आपको भी मुझे मिस रूही बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सब भी मुझे बस रूही ही कहकर बुला सकते हैं। रूही की बात सुनकर कबीर झट से बोलता है, हाँ यार मैं भी थक गया था मिस मिस बोलते हुए, आपसे मैं बस तुम्हें रूही ही बुलाऊंगा। जिस पर रूही कबीर को हैरानी से देखने लगी और अपने मन में सोचते हुए बोलती है, अभी तक तो मिस रूही और अब सीधा यार, इसका भी कोई जवाब नहीं। ऐसा नहीं था कि रूही हैरानी से कबीर को देख रही थी। रूही के बाजू में खड़े उसके दोस्त भी उसको इतना बिंदास होकर बोलते हुए देखकर हैरान होकर देख रहे थे। रूही और बाकी दो लोगों को ऐसे देखने से कबीर ने अपनी सफाई देते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हो, अब तो हम सब फ्रेंड्स हैं। कबीर के दोस्त बनने की बात सुनकर रूही एकदम से बोलती है, पर हम कब फ्रेंड्स बने। जिस पर कबीर ने रूही से उल्टा सवाल करते हुए रूही से पूछा, क्यों हम फ्रेंड्स नहीं हैं। कबीर के ऐसे उल्टा सवाल करने पर रूही ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ अब हम सब फ्रेंड्स ही हैं। रूही की फ्रेंड्स होने की बात सुनकर उन तीनों अभय, प्रेम और कबीर के फेस पर स्माइल आ गई। वैसे भी रूही को ये तीनों अच्छे लगे, इस वजह से रूही ने उनकी दोस्ती एक्सेप्ट कर ली थी। और तभी कबीर ने उन तीनों को देखते हुए कहा, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है और भूख की वजह से मेरे पेट में चूहे उछल कूद कर रहे हैं। अब अगर मैंने लंच नहीं किया ना तो मेरे पेट के सारे चूहे उछल कूद कर करके थक जाएंगे और कहीं वे भूख की वजह से मर ही ना जाए। कबीर की ऐसी नौटंकी देखकर प्रेम ने हंसते हुए कहा, बस कर यार, और कितना ड्रामा करेगा, हमें बहुत अच्छे से पता है तूने मॉर्निंग में मुंह भर भर के खाना खाया था। प्रेम और कबीर की ऐसी बातों पर अभय ने भी हंसते हुए कहा, क्या प्रेम, क्यों उसकी टांग खींच रहा है, तुझे नहीं पता क्या, ये एक नंबर का बुक्कड़ है। और फिर वह तीनों कबीर को और ज़्यादा चिढ़ाने के लिए जोर जोर से खिलखिलाकर हंस दिए। जिस पर कबीर ने छोटा मुंह बनाते हुए अपना मुंह फुला लिया। उनके साथ खड़ी रूही उन तीनों दोस्तों की प्यारी सी नोक-झोंक देखकर मन ही मन हंस रही थी। फिर रूही भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने भी कबीर की बॉडी को ऊपर से नीचे तक देखने की एक्टिंग करते हुए कहा, वैसे मुझे लगता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मुझे तो कबीर बिल्कुल भी मोटे नहीं लगते। अगर ये इतना ज़्यादा खाना खाते हैं तो वे खाना जाता कहाँ है। रूही की बात सुनकर प्रेम ने झट जवाब दिया, वो क्या है ना रूही, मैं भी अब तक इस सवाल के जवाब को खोज रहा हूँ, पर मुझे इस सवाल का जवाब
जब मुझे इस सवाल का जवाब मिलेगा तब मैं तुम्हें भी बता दूंगा। फिर वह तीनों रूही और प्रेम और अभय खिलखिलाकर हंस दिए। रूही और प्रेम की बात सुनकर और उन तीनों को खुद पर हंसते हुए देखकर, जहाँ कबीर उन तीनों को अपना मुंह फुलाकर देख रहा था, वहीं कबीर का ऐसा मुंह फुलाकर देखने से उन और ज्यादा हंसी आ रही थी, जिस वजह से वे पहले से भी और तेज तेज कबीर पर हंसने लगे। उन तीनों के ऐसे हंसने की वजह से कबीर ने बोला, क्या मतलब तुम्हारा कि मेरा खाना जाता कहाँ है? मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, तुम सबने मेरी बॉडी नहीं देखी? बहुत मेहनत लगती है इसी बॉडी को बनाने में। जिस पर अभय ने बोला, पर भाई हमारी बॉडी भी कुछ कम नहीं है। जिसे सुनकर फिर से एक बार कबीर का मुंह फूल गया और उसने घूर कर अभय को देखा। रूही ने माहौल को नॉर्मल करते हुए अभय से पूछा, वैसे टाइम क्या हुआ है? वो क्या है ना, मुझे भी अब भूख लग रही है। रूही के ऐसे पूछने से अभय ने अपने हाथ में बंधी वॉच में टाइम देखा और टाइम देखने के बाद उसने कहा, हाँ भूख का टाइम भी हो गया है, 1 बजने वाला है। जिस पर कबीर ने चढ़ से कहा, देखा, ऐसे ही मुझे भूख नहीं लग रही है, रूही को भी भूख लग रही है। तुम सबको यहाँ पर ऐसे ही खड़े रहना है तो रहो, मैं तो पार्किंग एरिया से कार लेने जा रहा हूँ। इतना बोलकर कबीर चाबी का छल्ला अपने राइट हैंड की उंगली में घुमाते हुए वहां से कार लेने चला गया और उसने आने के बाद अभय और प्रेम ने रूही को देखते हुए कहा, क्या तुम भी रूही? तुमने उसको क्यों बचाया? उसके लिए चाय करने में कितना मजा आ रहा था। और फिर वे तीनों ऐसे ही बातें करते रहे। तब तक कबीर भी कार लेकर वहां आ गया और कार में बैठकर एक बार फिर वह चारों अपनी मंजिल की तरफ निकल गए। वहीं वो लड़की भी जो रूही को घूर घूर कर देख रही थी, उसकी 2 आंखें अभी भी रूही पर ही टिकी थी। और फिर वह लड़की भी अपनी कार में बैठकर उन चारों की कार का पीछा करने लगी। चैप्टर 16, नील का रूही की फिक्र करना। मॉल से निकलकर रूही और तीनों लड़के अपनी रेड कलर की कार में बैठकर वहां से निकल गए। फिर उन्होंने एक बड़े से रेस्टोरेंट में खाना खाया और खाना खाने के बाद रूही उन तीनों से अपनी प्यारी सी आवाज में बोला, मुझे अब घर जाना है क्योंकि अब मेरी जोहर दोपहर की नमाज के समय हो गया है। मुझे घर पहुंचकर सही टाइम पर अपनी नमाज भी पढ़नी है। प्रेम ने हैरानी से रूही से पूछा, तुम नमाज पढ़ती हो? फिर कुछ सोचकर उसने बोला, इसका मतलब तुम मुस्लिम हो? जिस पर रूही ने बहुत ही प्यार से प्रेम से कहा, हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है मेरे मुस्लिम होने से? यह सवाल करते हुए रूही बहुत ही क्यूट एंड प्यारी लग रही थी, क्योंकि यह सवाल रूही ने बहुत ही मासूमियत से प्रेम से पूछा था। रूही की इतनी मासूम और भोली भाली सूरत देखकर प्रेम ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे मुस्लिम होने से। फिर रूही और प्रेम की बातें कबीर और अभय जो सुन रहे थे वो भी अब मैदान में कूद कूद पड़े। और कबीर ने भी रूही से कहा, हाँ रूही, हमें क्या प्रॉब्लम होगी तुम्हारे मुस्लिम होने से? हम आज के ज़माने के हैं, तुम्हें क्या लगता है हम धर्म से कोई फ़र्क पड़ता होगा? फिर अभय ने कहा, हम सब भारतवासी भाई और बहनें हैं। अभय की बात भाई और बहनें सुनकर कबीर ने तुरंत ही बोला, नहीं नहीं, भाई तो ठीक है पर बहनें नहीं। यार, अगर सब इंडिया की सारी लड़कियां मेरी बहनें हो गई तो मैं तो कुंवारा ही मर जाऊंगा। यार, इसलिए इस बहन वाले रूल को मैं तो फॉलो नहीं करूंगा। कबीर की बात सुनकर एक बार फिर से वहां पर मौजूद बाकी के तीनों लोग हंसने लगे और उन तीनों को एक बार फिर से खुद पर हंसता हुआ देखकर कबीर का मुंह बन गया। और फिर कबीर ने अपनी बात को दोबारा से रिपीट करते हुए कहा, ज्यादा हंसो मत मुझ पर, आई एम सीरियस यार। फिर उसने अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, और हाँ, एक बात और सुन लो मेरी, तुम जो इतना मुझ पर हंस रहे हो, अगर इंडिया की सारी लड़कियां तुम्हारी बहन हो गई तो तुम भी शादी किससे करोगे? बताना जरा मुझे। जिस पर प्रेम और अभय ने तुरंत जवाब दिया, मेरी वाली को छोड़कर सब मेरी बहनें हैं। फिर उन्होंने कबीर से सवाल पूछते हुए कहा, अब तो खुश है तू कबीर? जिस पर तुरंत ही कबीर ने ना में अपना सिर हिला दिया। जिस पर रूही और प्रेम और अभय अपनी
बड़ी बड़ी आंखें करके कबीर को ही देखने लगे। वह सोच रहे थे अब क्या दिक्कत है इसे। उन तीनों को खुद को ऐसे देखते हुए देखकर कबीर ने कहा, मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं किसी को भी लड़की को अपनी बहन नहीं बोलूँगा, समझे तुम? और वैसे भी मैं किसी एक लड़की के प्यार में नहीं पड़ने वाला। दुनिया में इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हैं, तो मैं एक ही लड़की से क्यों प्यार करूं? कबीर की बात सुनकर एक बार फिर वे तीनों हंसने लगे और अभय ने हंसते हुए कबीर से कहा, तू कभी नहीं सुधर सकता यार। अभय की बात सुनकर प्रेम ने भी अभय की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता अभय, ये रहेगा एक ही प्ले। इसके आगे प्रेम कुछ कहता, कबीर ने प्रेम के मुंह पर अपना हाथ रख लिया, जिस वजह से प्रेम जो कहने वाला था उसके वे आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि कबीर को पता चल गया था कि प्रेम उसको आगे क्या बोलने वाला है। प्रेम उसको प्ले बॉय बोलने वाला था, पर रूही के वहां पर होने की वजह से कबीर ने प्रेम के मुंह पर हाथ रख लिया और फिर कबीर ने रूही का ध्यान इस टॉपिक से भटकाने के लिए कहा, चलो अब हमें घर चलना चाहिए। रूही को भी लेट हो रहा है, उसको सही टाइम पर घर जाकर नमाज भी पढ़नी है। फिर क्यों उसने रूही से सवाल पूछते हुए आगे कहा, क्यों है ना रूही? रूही जो बस उन तीनों की बातें मस्त देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। कबीर के सवाल करने पर रूही ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर वे चारों ऐसे ही मस्ती करते हुए नील के घर की तरफ निकल गए। जो लड़की रूही पर नजर रख रही थी उसको मौका ही नहीं मिला रूही से बात करने का या उसके साथ कुछ भी गलत करने का, क्योंकि हर समय रूही उन तीनों के साथ ही थी। दूसरी तरफ नील जो अपने ऑफिस में अपने केबिन में बैठा हुआ अपना काम कर रहा था, उसका आज अपने काम में मन नहीं लग रहा था। वह बस रूही के बारे में ही सोच रहा था। उसको रूही की बहुत फिक्र हो रही थी कि रूही उन तीनों के साथ कंफर्टेबल तो होगी, कहीं उसको उन तीनों के साथ अनकंफर्टेबल तो फील नहीं हो रहा होगा। नील जानता था कि उसके फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं एंड फ्रेंडली हैं, पर रूही के साथ कल ही तो इतना बड़ा हादसा हुआ था, तो इस वजह से रूही कहीं उन तीनों के साथ अनकंफर्टेबल फील कर रही हो, क्योंकि वे तीनों भी तो आखिरकार बॉयज ही हैं। बस इसलिए ही नील को रूही की फिक्र हो रही थी। नील ने अपने मन में सोचा, क्यों ना मैं प्रेम से फ़ोन करके पूछ लूं कि रूही ठीक तो है। और ये सोचकर नील ने टेबल से अपना फ़ोन उठाया, पर जैसे ही वो प्रेम का नंबर डायल करने वाला था, कुछ सोचकर उसने प्रेम का नंबर डायल ना करके अपने घर का नंबर डायल कर दिया। एक दो रिंग के बाद ही रमेश अंकल ने फ़ोन पिक कर लिया। उन्होंने बहुत ही पोलाइट वॉइस में नील से कहा, यस सर। जिस पर नील ने रमेश अंकल से पूछा, क्या मिस रूही घर आ गई? जिस पर रमेश अंकल ने जवाब दिया, यस सर। फिर नील ने अच्छा कहा। फिर नील ने आगे कहा पूछा, मिस रूही क्या कर रही हैं? जिस पर रमेश अंकल ने दूसरी तरफ से कुछ जवाब में कहा, जिसे सुनकर नील की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। आपको क्या लगता है रमेश अंकल ने नील से ऐसा क्या कहा होगा जिसे सुनकर नील की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई और वह हैरान रह गया।